हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुश एंड आई वेलकम यू ऑल टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, लेकिन हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश थ्रू हिस्ट्री। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह के स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं, किस तरह से ये सब पढ़ा जाता है विद एग्जैक्ट मीनिंग। और इस आज के लेसन में काफ़ी सारे अच्छे स्ट्रक्चर भी यूज़ हुए हैं, मैं आपको एक दो दिखा देता हूँ, तो इनको अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव थर्ड फॉर्म, ये है हमारा कंडीशनल सेंटेंस। इसके साथ और भी स्ट्रक्चर हैं, जैसे वुड हैव हैड टू, तो ये वुड हैव हैड टू का स्ट्रक्चर, और कुड का यूज़, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़, हैड टू का यूज़, बहुत सारे यूज़ यहाँ पर हुए हैं इस हिस्ट्री के लेसन में। और ये लेसन कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसको रीड करना शुरू करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम क्लास 6th, छठी क्लास का हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। और मैंने आपको चैप्टर 1 पूरा रीड करके दिखाया था, वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट ओपन कर ले, वहाँ पे हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें वीडियो 1 गिवन है। तो चलिए अब शुरू करते हैं रीड करना। और अगर आप में से कोई भी इंग्लिश को सीखना चाहता है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप को डाउनलोड करें, उसमें मेरा 1 ईयर का कोर्स है जिसका प्राइस है जस्ट 599 रुपीज़। तो अगर आप वहाँ से इंग्लिश को सीख लेंगे अच्छे से, तो आपको भी पढ़ने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, ये बिकॉज ऑफ द कंटेंट जो मैंने आपको ऐप के अंदर, कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया है। तो उसमें 600 प्लस वीडियोज़ है, आप सारी वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिए, तो आपको इंग्लिश में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से रीड करेंगे, और स्ट्रक्चर भी बताता हूँ कौन कौन से यूज़ हुए हैं। तो चैप्टर 2 इज़ फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि हंटिंग शिकार करना, गैदरिंग यानी कि इकट्ठा करना। तो शिकार करना और इकट्ठा करने से फूड उगाने तक। तो जब हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन, जैसे फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली, उसी तरह से फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, तुषार्स ट्रेन जर्नी। तो ये तुषार है, तुषार की ट्रेन जर्नी है। तुषार वॉज गोइंग, तुषार जा रहा था, फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई, दिल्ली से चेन्नई, फॉर हिज कज़न्स वेडिंग, अपने रिश्तेदार की कज़न की शादी में। दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, वे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। किसी भी गाड़ी से यात्रा करते हैं तो बाय का लगाते हैं हम, बाय का यूज़। तो वे यात्रा कर रहे थे ट्रेन से। एंड और ही हैड मैनेज्ड टू स्क्वीज़ इनटू द विंडो सीट, मतलब उसने मैनेज कर लिया था, मतलब एफर्ट्स लगाकर किसी तरह से, तो वो स्क्वीज़ इनटू द विंडो सीट, मतलब खिड़की से निकलकर, मतलब भीड़ में से निकलकर वो खिड़की वाली सीट पर जा पहुंचा था। तो जब भी स्क्वीज़ आता है, स्क्वीज़ का मतलब होता है जैसे हम नींबू को निचोड़ते हैं, उसी तरह से भीड़ में हम निचुड़ से जाते हैं। तो उसने भी खुद को बड़ी मुश्किल से मैनेज कर लिया था किसी तरह से विंडो सीट तक। और क्या हुआ था, हिज नोज़, उसका नाक, ग्लूड टू द ग्लास पैन, जो ग्लास पैन था, खिड़की के शीशे जो होते हैं उसको ग्लास पैन बोलते हैं। तो उसकी जो नाक थी वो ग्लू हो गई थी, यानी कि चिपक गई थी ग्लास पैन के साथ। भीड़ थी तो बहुत धक्के लगते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि वे ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन से, और उसने किसी तरह से अपने आप को स्क्वीज़ करके विंडो सीट तक पहुंचा दिया, और उसकी नाक जो थी वो ग्लू हो गई थी ग्लास पैन के साथ। एज ही वॉच्ड ट्रीज एंड हाउसेस फ्लाई पास्ट, मतलब जैसे वो देख रहा था, जब वो देख रहा था ट्रीज़ को, हाउसेस को फ्लाई पास्ट, फ्लाई पास्ट मतलब पीछे गुजरते हुए। जब आप खिड़की पर बैठते हैं तो आप देखते हैं कि पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं, घर पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लाई पास्ट। तो वो जब देख रहा था ट्रीज़ को, हाउसेस को फ्लाई पास्ट होते हुए, पीछे जाते हुए, हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, उसके अंकल ने उसके शोल्डर पर टैप किया। टैप मतलब जब आप किसी को छूते हैं, जैसे आपने देखा है बुलाते हैं जब आप किसी को हाथ लगा के, तो हम टैप करते हैं। तो उसके अंकल ने भी उसके शोल्डर को टैप किया और कहा, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, दैट कि ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड, ट्रेन्स को सबसे पहले यूज़ किया गया। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है,
पैसिव वॉइस का। तो ट्रेन्स को पहले यूज़ किया गया अबाउट 150 ईयर्स अगो, 150 साल पहले। एंड दैट पीपल, और वो लोग बिगेन यूजिंग बसेस, उन्होंने बसेस को यूज़ करना आरंभ किया, शुरू किया अ फ्यू डेकेड्स लेटर, कुछ एक दशकों के बाद। डेकेड क्या होता है? 1 डेकेड मतलब 10 साल, और अ फ्यू डेकेड्स मतलब कुछ दशक, 20, 30, 40, 50 साल। तो ये जो ट्रेन जब चली थी उसके कुछ डेकेड्स के बाद लोगों ने यूज़ करना शुरू किया बसेस को। तो ये उसके अंकल ने कहा। तो तुषार वॉन्डर्ड, तुषार ने सोचा, वॉन्डर मतलब हैरानी से सोचना। व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रैवल क्विकली, जब लोग ट्रैवल नहीं कर सकते थे तेज़ी से, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स, क्या उन्होंने अपनी पूरा जीवन बिताया? डिड दे स्पेंड, क्या उन्होंने बिताया देयर एंटायर लाइव्स, अपना पूरा जीवन, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, देवर बॉर्न वे पैदा हुए। तो देवर बॉर्न पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट, और ये एक्टिव वॉइस डिड दे स्पेंड, और वेयर एवर ये हमारा सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। तो कह रहा है कि जब लोग इतना क्विकली ट्रैवल नहीं कर सकते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, तो क्या उन्होंने अपना पूरा जीवन वहीं पे बिताया जहाँ पर वे पैदा हुए? नॉट क्वाइट, मतलब ऐसा नहीं था। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा पहले। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर है मैनेज्ड टू। तो मैनेज टू जब भी कहीं पे आएगा इसका मतलब होगा किसी ने किसी भी तरह से कोई काम कर लिया, जैसे तैसे करके कर लिया, मैनेज कर लिया। स्क्वीज़ का मतलब होता है निचोड़ना, जैसे स्क्वीज़ द लेमन, स्क्वीज़ द कोई भी चीज़ उसको निचोड़ना। और कोई इंसान बस अपने आप को निचोड़ कर और जैसे मर्जी करके वो कहीं पे चला जाए, जैसे खिड़की के अंदर से अगर निकलना हो और खिड़की का जगह बहुत ही कम हो तो बड़ी मुश्किल से वो निकलेगा, तो स्क्वीज़ करेगा खुद को, तो इसका मतलब निचोड़ना। और इसके अलावा एक ग्लू एक वर्ब है, मतलब चिपकना। और टैप मतलब किसी को इस तरह से जब आप लैपटॉप पे ये करते हैं, दिस इज़ टैपिंग। और इसके अलावा डेकेड, डेकेड मतलब हो गया दशक, मतलब 10 साल का एक डेकेड बनता है। और बाकी एक ये वर्ड है वॉन्डर, वॉन्डर मतलब हैरानी से सोचना। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो तुषार के मन में आए और उसके अंकल ने उसको बताया। तो अब आगे, द अर्लीस्ट पीपल यानी कि पहले वाले लोग, वाई वर दे ऑन द मूव। तो पहले समझे ऑन द मूव का मतलब, इसका मतलब होता है ट्रैवल करते रहना, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होते रहना। तो वाई वर दे ऑन द मूव मतलब वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर क्यों जाते रहते थे। तो आगे देखते हैं कि क्यों होता था। वी नो, हम जानते हैं, अबाउट पीपल, लोगों के बारे में। कौन से लोग? हु, जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जो लिव्ड रहते थे, इन द सब कॉन्टिनेंट, जो उपमहाद्वीप थे वहाँ पर, एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 20 लाख साल पहले। कह रहे हैं कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो रहते थे उपमहाद्वीपों पर। तो 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, और 20 लाख मतलब होगा 2 मिलियन। तो 2 मिलियन ईयर्स अगो, इतने समय पहले की बात करें, उनके बारे में हम जानते हैं। टुडे, आज, वी डिस्क्राइब दैम, हम डिस्क्राइब करते हैं उनको एज हंटर गैदरर्स। तो हम उनको किस तरह से बुलाते हैं, जानते हैं, हंटर गैदरर्स के नाम से। हंटर इज शिकार करने वाले, गैदरर मतलब इकट्ठा करने वाले। द नेम कम्स फ्रॉम, ये जो नाम है हंटर गैदरर, ये नेम कम्स आता है फ्रॉम द वे, उस तरीके से, इन विच, जिसमें, दे गॉट देयर फूड, जिससे वो अपना खाना अर्जित करते थे, मिलता था। तो उस तरीके से, जिस तरीके से उनको खाना मिलता था, तो उसी से उनको ये नाम पड़ा हंटर गैदरर्स। जनरली, आमतौर पर, दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, वे शिकार करते थे, दे हंटेड शिकार करते थे, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों का। कॉट फिश एंड बर्ड्स, और वो मछली और बर्ड्स पकड़ते थे। गैदर्ड इकट्ठा करते, फ्रूट्स को, रूट्स को, नट्स को, सीड्स को,
लीव्स को, स्टॉक्स को एंड एग्स को। तो ये सारी चीज़ें थी, वो उनको इकट्ठा करते। तो अब क्या हुआ, हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हंटर गैदरर्स मूव करते एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। देयर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, मतलब जो ट्रैवल करते थे, मूव करते थे, उसके पीछे बहुत से कारण हैं। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट ये कारण है, सेकंड ये, और आगे भी मिलेंगे। तो पहला पढ़ते हैं, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस। अगर वे रुके होते एक ही जगह पर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, दे वुड हैव इटन अप। वे खा चुके होते या वे खा गए होते सब कुछ, ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। जो भी अवेलेबल प्लांट या एनिमल रिसोर्सेज थे, साधन थे, जो भी बचे कुचे, वो सब खा चुके होते। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है हमारा। तो इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो अगर वे एक ही जगह पर रुके होते लंबे समय के लिए, तो वो सारे के सारे जो रिसोर्सेज थे प्लांट और एनिमल वाले जो अवेलेबल थे, वो सब ख़त्म कर चुके होते। देयरफॉर, इसीलिए, दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। इसीलिए दे वुड हैव हैड टू गो, उन्हें जाना पड़ता होगा, एल्सवेयर कहीं और, इन पड़ा होगा, इन सर्च ऑफ फूड, फूड की तलाश में। तो ये वुड हैव हैड टू हमें क्या संभावना बता रहा है पास्ट की। जैसे मैं बोलता हूँ कि वो गए होंगे फूड की तलाश में, दे वुड हैव गॉन इन सर्च ऑफ फूड। अब मैं इसी को मजबूरी में बोलना चाहूँ कि उन्हें इसीलिए उन्हें जाना पड़ा होगा, तो मैं बोलूँगा वुड हैव हैड टू गो। तो पूरा मतलब समझ में आया, इसीलिए उन्हें जाना पड़ा होगा कहीं और, एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। तो ये पहला कारण है कि अगर एक जगह रुकते तो सब कुछ रिसोर्सेज ख़त्म कर देते, इसीलिए फिर उन्हें ट्रैवल करना पड़ा होगा। तो सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जानवर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। आइदर, या तो, इसको हम ईदर भी पढ़ते हैं, बट मैं इसको आइदर पढ़ता हूँ, आप ईदर पढ़ें, वो आपकी मर्जी। तो आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, जो छोटे छोटे शिकार होते थे उनकी सर्च में। तो ये जो प्रे है, PREY, इसका मतलब होता है शिकार। और कह रहे हैं कि मूव करते थे एनिमल्स या तो छोटे छोटे शिकारों के सर्च में, और या फिर इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल, और जो हिरन है, डियर है, या फिर जंगली जो पशु हैं, कैटल, कैटल मतलब पशु। तो कह रहे हैं कि डियर और वाइल्ड कैटल के केस में, तो इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, तो उनके केस में ग्रास या जो पत्ते होते हैं उनकी खोज में उन्हें मूव करना पड़ता। तो आपको समझ में आया कि एनिमल्स कैसे मूव करते थे। पहला कारण कि अपने छोटे छोटे शिकारों के लिए मूव करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, और डियर और वाइल्ड कैटल के केस में उनको घास या पत्ते जो भी खाने होते थे तो वो ट्रैवल करते थे। दैट इज़ वाई, इसी कारण से, दोज वे हु हंटेड, जो शिकार करते, दैम उनका, हैड टू फॉलो, उनको पीछा करना पड़ता, देयर मूवमेंट्स, उनकी मूवमेंट्स का। तो वो जानवरों के पीछे पीछे जाते, जहाँ भी जानवर जाते रहते वो भी जाते रहते। तो ये है सेकंड कारण। और ये हमारा स्ट्रक्चर यूज़ हुआ हैड टू का, पढ़ता पढ़ती पढ़ते, पढ़ा पढ़ी पढ़े, ना था नी थी ने थे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे जो दोज है, ये इसका मतलब हुआ वे, और हु है रिलेटिव प्रोनाउन। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे कंजंक्शन, दैट इज़ वाई, इसीलिए, दोज वे हु हंटेड, जो शिकार करते, दैम उनका, हैड टू फॉलो, उनको फॉलो करना पड़ता। तो ये जो दोज है, इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड टू, और ये हु रिलेटिव प्रोनाउन। तो आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। अब आगे पढ़ते हैं। अब थर्ड कारण, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट, जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो फ्रूट देते हैं, उन पे फ्रूट लगते हैं। बियर मतलब किसी चीज़ पे कुछ होना, उस पे लगना। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब हम किसी को लेटर भेजते हैं, उस पे जो हम एड्रेस लिखते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि उस लेटर पर उस बंदे का एड्रेस बियर है। और किसी के घर के बाहर जो नेम प्लेट या एड्रेस प्लेट लगी होती है, उसको भी हम यही बोलते हैं कि उस प्लेट के ऊपर
इस बंदे का नाम है, उस बंदे का एड्रेस बियर है, तो तब यूज़ करते हैं। तो तीसरा कारण, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट, वो फ्रूट देते हैं इन डिफरेंट सीजन्स, अलग अलग मौसमों में। सो इसीलिए पीपल मे हैव मूव्ड, तो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीज़न टू सीज़न, तो उन्हें मूव करना पड़ता होगा फ्रॉम सीज़न टू सीज़न इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पे मे हैव का यूज़ है, मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये हमें पॉसिबिलिटी बताता है शायद उन्हें मूव करना, मूव वो करते होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ, चौथा रीज़न है पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर, तो लोगों को, पौधों को, जानवरों को नीड, ज़रूरत होती है वाटर, पानी की, टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए। वाटर इज़ फाउंड, पानी पाया जाता है, इन लेक्स, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, एंड रिवर्स में। वाइल, जबकि मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल, जबकि जो बहुत सारी रिवर्स हैं, बहुत सारी लेक्स हैं, वो पेरिनियल है। बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप याद कर लें। पेरिनियल मतलब सदाबहार, जो हमेशा ही रहे, सदाबहार, तो वो सदाबहार हैं। तो पहला बोला कि सबको वाटर की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, वाटर मिलता है लेक में, स्ट्रीम में, रिवर्स में, और जबकि बहुत सारी ऐसी रिवर्स है जहाँ पे पेरिनियल है, ये सब सदाबहार है। अदर्स आर सीजनल, जबकि जो दूसरी हैं वो क्या होते हैं, सीजनल होते हैं, मौसम के हिसाब से वो नदियाँ चलती हैं या लेक्स चलती हैं मौसम के हिसाब से, तो इसीलिए भी उनको मूव करना पड़ता है वन प्लेस टू अनदर। तो पेरिनियल का दूसरा मतलब विद, यहाँ पे मतलब है विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल पानी जब मिले तो उसको बोलते हैं पेरिनियल। सिर्फ यहाँ पे पेरिनियल वाटर की बात नहीं है, कोई भी चीज़ जो सदाबहार हो, पेरिनियल। पीपल, लोग, लिविंग ऑन देयर बैंक्स, कह रहे हैं लोग, कौन से लोग, लिविंग, जो रह रहे थे, ऑन देयर बैंक्स, या रहते हैं उनके किनारों पर, वुड हैव हैड टू गो, उन्हें जाना पड़ता होगा, इन सर्च ऑफ, उन्हें जाना पड़ा होगा, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, ड्यूरिंग द ड्राई सीज़न, जो भी ड्राई मतलब सूखा सीज़न जो होता है, विंटर या समर, उसमें उन्हें मूव करना पड़ता होगा। तो अगेन यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर यूज़ हुआ, वुड हैव हैड टू। तो अब आगे पढ़ते हैं, हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है या फिर हमें कैसे पता है अबाउट दीज पीपल, इन लोगों के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट्स, पिछली वीडियो में बताया था आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो हिस्ट्री ये पता लगाते हैं कि पहले क्या क्या हुआ था, जो दबी हुई जो भी सभ्यताएं होती हैं उनको खोज निकालते हैं, उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड, उन्होंने पाया है, पाई हैं, सम ऑफ द थिंग्स, तो उनको मिली हैं कुछ चीज़ें, सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड, जो हंटर गैदरर्स बनाते थे, एंड यूज्ड, और यूज़ करते थे। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, तो और साथ में जुड़ा हुआ है हंटर गैदरर्स मेड, ये है हमारा पास्ट टेंस। और यहाँ पे आप चाहें तो विच का यूज़ कर सकते हो, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ कर सकते हो, बट शॉर्ट करने के लिए उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पाई हैं कुछ चीज़ें जो हंटर गैदरर्स बनाते थे या यूज़ करते थे। इट इज़ लाइकली दैट, संभावना है कि, मैंने आपको ये भी कराया हुआ है, इट इज़ लाइकली दैट, ये पूरा स्ट्रक्चर बताया एडवांस स्ट्रक्चर में, वीडियो नंबर 128 के आसपास। तो संभावना है कि पीपल मेड, लोग बनाते थे, एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन्स, और यूज़ करते थे टूल्स पत्थरों के, तो वो पत्थरों के टूल्स बनाते और उनको यूज़ करते, और किसके बनाते, वुड के बनाते, एंड बोन के, हड्डियों के बनाते। तो पूरा मतलब संभावना है, ऐसा लगता है कि लोग मेड, बनाते और यूज़ करते टूल्स को, कौन से टूल्स, स्टोन के टूल्स, लकड़ियों के टूल्स, या हड्डियों के टूल्स, ऑफ विच, जिनमें से, स्टोन टूल्स, जो पत्थरों के औजार थे, टूल्स थे, हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, तो उन्होंने अच्छा सर्वाइव किया है। सर्वाइव मतलब जीवित रहे हैं वो, पत्थरों वाले, लकड़ी वाले टूट गए, हड्डियों वाले टूट गए, लेकिन पत्थरों वाले
उन्होंने अच्छा सर्वाइव किया है। तो यहाँ पे देखिए ऑफ विच, जिसमें से, ये सब कनेक्टर्स होते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये हमारा स्ट्रक्चर है, इट इज़ लाइकली, और इसकी एडवांस स्ट्रक्चर किस तरह से की जाती है, एडवांसमेंट, तो वो भी बताया हुआ है वहाँ पर। तो इसके आगे क्या लिखा है, सम ऑफ दीज स्टोन, कह रहे हैं दीज स्टोन टूल्स, इन पत्थरों के टूल्स में से कुछ वर यूज्ड, वो यूज़ किए गए, टू कट मीट एंड बोन, मीट काटने के लिए या फिर हड्डी काटने के लिए, या फिर स्क्रैप बार्क, या तो पेड़ को छीलने के लिए, तो पेड़ों की जो छाल होती है, स्किन होती है, उसको मतलब छीलने के लिए, एंड और हाइड्स, हाइड्स मतलब एनिमल की स्किन, तो बार्क जो होते हैं मतलब पेड़ की छाल, फ्रॉम द ट्री मतलब पेड़ की छाल, और एनिमल स्किन को बोलते हैं हाइड्स। तो इनको स्क्रैप करने के लिए, इनको छीलने के लिए, तो इन औजारों का यूज़ किया जाता है। और चॉप करने के लिए मतलब काटने के लिए, फ्रूट एंड रूट्स, फलों को और जड़ों को। तो कह रहे हैं सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स, ये जो पत्थरों के टूल्स हैं उनमें से कुछ इनको यूज़ किया गया। ये पैसिव वॉइस है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट, किसके लिए, पहला मीट और हड्डियों को काटने के लिए, और जो पेड़ की छाल होती है या फिर एनिमल की स्किन होती है उसको छीलने के लिए, फ्रूट को और रूट को चॉप करने के लिए, काटने के लिए। आगे लिखा है सम मे हैव बीन अटैच्ड, और कुछ को अटैच किया गया होगा। अब ये हमारा मे हैव, मस्ट हैव, माइट हैव का पैसिव वॉइस है। तो सम कुछ, मे हैव बीन अटैच्ड तो कुछ को अटैच किया गया होगा, टू हैंडल्स ऑफ बोन, जो हड्डियों के हैंडल होते हैं वहाँ पर, और वुड या लकड़ियों के होते हैं वहाँ पर। क्यों किया गया होगा, टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज, जो भाले होते हैं, स्पीयर्स मतलब भाले और एरोज मतलब तीर, तो उन पे अटैच किया गया होगा हड्डियों पर, वुड पर, ताकि वो भाले बना सके और तीर बना सके फॉर हंटिंग, शिकार के लिए। अगर आपको स्पीयर्स नहीं पता तो आप गूगल में सर्च करके देख लेना, आपको इमेज से ज़्यादा क्लियर होगा। पता नहीं आपको भाले का मतलब पता हो या ना पता हो, तो स्पीयर्स इज़ भाले, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे कुछ इमेज दिख रही है आपको, ये स्टोन, तो इनकी शेप ऐसी ऐसी बनाई जाती ताकि उनसे अलग अलग काम लिए जा सकें। आगे लिखा है अदर टूल्स वर यूज्ड, और जो बाकी के टूल्स थे वर यूज्ड, उनको यूज़ किया गया, टू चॉप वुड, लकड़ी को काटने के लिए, विच वॉज यूज्ड एज फायरवुड, तो जिसको फायरवुड के लिए, मतलब जो आप घरों में चूल्हे में जो लकड़ी लगाते हैं तो उसके लिए यूज़ करने के लिए लकड़ियों को काटा जाता। तो बाकी के टूल्स यूज़ किए जाते लकड़ी को काटने के लिए, और कौन सी लकड़ी, विच वॉज यूज्ड, जिसको यूज़ किया जाता फायरवुड के लिए। वुड वॉज ऑल्सो यूज्ड, वुड को यूज़ भी किया गया कहाँ पर, और भी यूज़ किया गया, टू मेक हट्स, झोपड़ियाँ बनाने के लिए, एंड टूल्स, और औजार बनाने के लिए। तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। इसके बाद आगे लिखा है, तो अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि आपने अभी तक क्या पढ़ा। सबसे पहले आपने ये पढ़ा कि अर्ली पीपल वो मूव क्यों करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, ये 4 रीज़न यहाँ पे बताए थे, ठीक है, 3, 4 ऊपर 2। और फिर आपको ये बताया गया कि आपको कैसे पता लगा इन लोगों के बारे में, कैसे पता चलता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कई चीज़ें फाइंड करी हैं, जैसे कि पत्थर के टूल्स, बोन्स के, वुड के टूल्स, तो यहाँ से पता चलता है कि वो यूज़ किया करते थे इन कामों के लिए जो यहाँ पे बताए गए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, मतलब चूज़ करना प्लेस को रहने के लिए। तो लुक एट मैप 2 बिलो, नीचे मैप को देखें। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड, कह रहे हैं जितनी भी प्लेसेस जो मार्क कर रखे हैं, ये मतलब ये दिख रही हैं आपको, ये प्लेसेस हैं जिनको मार्क कर रखा है। तो कह रहे हैं ऑल द प्लेसेस मार्क्ड, जितनी भी प्लेसेस पे निशान लगा रखे हैं, विद रेड ट्रायंगल्स, लाल ट्रायंगल से, आर साइड्स, वो साइड्स हैं। तो ये जो लाल वाली हैं, ये वाली, तो ये वो साइट्स हैं। साइट्स क्या होता है अभी आपको आगे पता चलेगा। तो ये वो साइट्स हैं फ्रॉम विच, जिनसे आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड, इन आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्व वैज्ञानिक जो उन्होंने पाया है एविडेंस, सबूत ऑफ हंटर गैदरर्स का। और कौन सा, हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, हंटर गैदरर्स और भी बहुत सारी जगहों पर रहते थे। ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, मैप पर कुछ ही
शो की गई हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो साइट नीचे मैप में रेड में मार्क की गई हैं, तो इनसे एविडेंस मिले हैं इन जगहों से हंटर गैदरर्स के। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर। कह रहे हैं मैनी साइट्स, बहुत सारी जो साइट्स हैं, लोकेशंस हैं, वर लोकेटेड, उनको पाया गया है, खोजा गया है, नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, जो भी पानी के स्रोत थे उनके पास पास में। सच एज, जैसे कि रिवर्स एंड लेक्स, तो लोग ज़्यादातर रिवर के पास में रहते थे, लेक्स के पास में रहते थे, तो वहाँ पर भी उनके ट्रेसेस मिले हैं और ऐसी जगह मिली हैं। तो ये सारी वो जगह हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। ये बाद में बताता हूँ, अभी आएंगे आगे। तो अर्ली विलेजेस इससे डिनोट कर रहे हैं मॉडर्न सिटीज़ को, ये मॉडर्न सिटीज़ को डिनोट कर रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं। एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, चूँकि स्टोन टूल्स इम्पॉर्टेंट थे, पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस, लोग कोशिश करते जगह ढूंढने की, वेयर, जहाँ पर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजीली अवेलेबल, जहाँ पर अच्छी क्वालिटी का स्टोन आसानी से अवेलेबल था। तो कह रहे हैं क्योंकि स्टोन टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए पीपल कोशिश करते हैं ऐसी ऐसी जगहों को ढूंढने की जहाँ पर अच्छी क्वालिटी के पत्थर आसानी से अवेलेबल हों। तो इसका एक एग्जांपल भी है, जैसे रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। क्या ये है रॉक पेंटिंग, पत्थरों के ऊपर इस तरह के चित्र दिखते थे, और व्हाट दे टेल अस, ये हमें क्या बताते हैं। तो इनको देखते हैं। अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर, तो शेल्टर मतलब आसरा जो होता है, जहाँ पे कोई रहता है उसको शेल्टर बोलते हैं। पत्थर वाला मतलब पत्थर वाली ऐसी जगह जहाँ पे किसी को आसरा मिलता है, रहने की जगह मिलती है। तो उससे एक पेंटिंग ये वाली है। तो डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपको पत्थर दिख रहे हैं, तो इन पे कुछ क्रेविंग की होती थी। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था, मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह पढ़े थे। तो अब पढ़ते हैं आगे। मैनी ऑफ द केव्स, बहुत सारी गुफाएं, केव्स मतलब गुफाएं, इन विच, जिसमें, दीज अर्ली पीपल लिव्ड, ये पहले वाले लोग रहते थे, हैव पेंटिंग्स, इनमें पेंटिंग्स हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना प्यारा स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है। मैनी ऑफ द केव्स हैव पेंटिंग्स, कह रहे हैं बहुत सारी केव्स में पेंटिंग्स हैं। और कौन सी पेंटिंग्स? इन विच, अब इन विच केव्स के बारे में बता रहे हैं। इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड, ये अर्ली पीपल रहते थे। तो ये हैव, इनके पास पेंटिंग्स हैं इन केव्स में, ऑन द वॉल्स, दीवारों पर। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश, कह रहे हैं कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स, जो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं उनमें से कुछ आर फ्रॉम मध्य प्रदेश, वो एमपी से हैं, एंड सदर्न उत्तर प्रदेश, और साउथ यूपी से। दीज पेंटिंग्स शो, ये पेंटिंग्स शो करती हैं वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को, ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी, ड्रॉन मतलब बनाए हुए, ग्रेट एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी मतलब जिसमें एरर ना हो, एंड स्किल, और बहुत अच्छे स्किल के साथ। तो ये पेंटिंग शो करती हैं जंगली जानवरों को जिनको बनाया गया है बहुत ही ग्रेट एक्यूरेसी के साथ और स्किल के साथ। तो ये है स्टोन, तो लोग यहाँ पर भी रहते थे, इन पर पेंटिंग्स होती थी। तो ये मध्य प्रदेश साइड की हैं। तो अब ये साइट्स क्या होती हैं? अभी मैंने आपको बताया था साइट्स, तो बहुत सारी साइट्स मिली हैं। साइट्स मतलब, साइट्स आर प्लेसेस, साइट्स जगह होती हैं, वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, जहाँ पर बची हुई चीज़ें जैसे टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा वर फाउंड, पाई गई। तो कह रहे हैं साइट्स वो जगह होती है जहाँ पर बची हुई चीज़, रिमेन्स ऑफ थिंग्स, जो बची हुई चीज़ें हैं तो वे पाई गई। दीज वर मेड, इनको बनाया जाता था, यूज़ किया जाता था, एंड लेफ्ट बिहाइंड, और छोड़ दिया जाता था, बाय पीपल, लोगों द्वारा। दीज में बी फाउंड, इनको पाया जा सकता है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, धरती के सरफेस पर, बरीड अंडर द अर्थ, धरती के अंदर दफन, बरी मतलब दफन किया हुआ। तो दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, पहली जगह यहाँ पर, दूसरी जगह बरीड मतलब दफने, जो दफन हो रखी है वो धरती के नीचे, और समटाइम्स कभी कभी इवन अंडर वाटर, पानी के नीचे भी। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर्स, आप बाद वाले चैप्टर्स में और भी डिफरेंट साइट्स के बारे में सीखेंगे। तो साइट्स का मतलब आई होप समझ में आया होगा, वो जगह जहाँ पर इस तरह की चीज़ें पाई गई।
इसके बाद नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब यहाँ पे आग की बात है कि आग के बारे में कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आप यहाँ पे देखिए। फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2, कह रहे हैं कुरनूल केव्स कहाँ पर है, मैप 2 में फाइंड आउट करो पेज नंबर 13 पर। तो ये जहाँ पर भी है, तो ये देखिए ये है कुरनूल केव्स। अब यहाँ पे लिखा है इस कुरनूल केव्स की बात हो रही है, ट्रेसेस ऑफ ऐश, जो राख की अवशेष हैं, जो बची कुची राख हैं, हैव बीन फाउंड, वो पाई गई है। ट्रेस का मतलब होती हैं जो भी छोटी मोटी परतें रह जाती हैं, राख है उनकी छोटे छोटे निशानियां रह जाती हैं, उनको ट्रेसेस बोलते हैं। तो ट्रेसेस ऑफ ऐश, जो राख के अवशेष हैं, हैव बीन फाउंड, वो पाए गए हैं, हेयर, यहाँ पर। ये पैसिव वॉइस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। दिस सजेस्ट्स दैट, ये हमें सजेस्ट करता है कि पीपल वर फैमिलियर, पीपल परिचित थे, फैमिलियर थे, जानकार थे, उन्हें पता था विद द यूज़ ऑफ फायर, आग के यूज़ का, तो उनको पता था आग के बारे में। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स, आग को बहुत जगह यूज़ किया गया होगा या किया जा सकता था। कुड हैव बीन, किया जा सकता था, क्योंकि अब यहाँ पर हम संभावना के लिए भी कुड हैव बीन का यूज़ करते हैं। ये पैसिव वॉइस है कुड हैव का, हमने किया है मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव और वुड हैव, संभावना। और अगर आपको लगती है तो आप कुड हैव का भी यूज़ कर सकते हैं, मे से ज़्यादा संभावना होती है। तो फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स, तो फायर को भी यूज़ किया गया होगा बहुत ही जगहों पर एज अ सोर्स ऑफ लाइट, एक लाइट की तरह, क्योंकि उस टाइम बिजली नहीं होती थी। टू रोस्ट मीट, मीट पकाने के लिए। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और जानवरों को डराकर भगाने के लिए। तो स्केयर अवे मतलब डराकर भगा देना, और रोस्ट मतलब पकाना, और बाकी इजी है। तो ये कह रहे हैं कि आग को इसलिए यूज़ किया गया होगा उस टाइम पर, पहला लाइट के लिए, दूसरा मीट पकाने के लिए, तीसरा जानवरों को भगाने के लिए। व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे, आज हम आग किसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये क्वेश्चन किया जा रहा है। इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। नेम्स एंड डेट्स, कह रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स, कह रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत लंबे नाम दिए। लेंदी मतलब होते हैं लंबे, तो उन्होंने बड़े लेंदी नेम्स दिए हैं फॉर द टाइम, समय को, दैट वी आर स्टडिंग, जो हम पढ़ रहे हैं। तो उस समय को जो हम पढ़ रहे हैं उसको बहुत लंबे लंबे नाम दिए हैं। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड, वे पहले वाले पीरियड को बोलते हैं दी पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, ठीक है। पहले ये आप याद कर लें, पैलियोलिथिक, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस वैसे बता रहा हूँ। जो हिस्ट्री वाले हैं वो याद कर सकते हैं, बाकी सब तो बस इंग्लिश को समझे कैसे स्ट्रक्चर यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो अर्लीस्ट पीरियड है इसको नाम दिया गया पैलियोलिथिक। तो ये कौन सा है आगे देखते हैं। दिस कम्स फ्रॉम, ये आता है फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड से, पैलियो से जिसका मीनिंग होता है ओल्ड, एंड लिथोस, लिथोस मीनिंग स्टोन। तो ओल्ड स्टोन के नाम से ये पड़ा। द नेम पॉइंट्स, ये नेम इशारा करता है टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स, ये इशारा करता है जो इम्पोर्टेंस, महत्व था पत्थरों के टूल्स फाइंड करने का उस समय को। दी पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स, और ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है ये एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड मतलब यहाँ से लेके कितना चला, तो ये एक्सटेंड कहाँ तक करेगा, तो ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो, 20 लाख साल पहले से लेके लगभग 12,000 ईयर्स अगो, पिछले 12,000 साल पहले। तो पिछले 12,000 साल पहले से पिछले 20 लाख साल के बीच का जो समय है उसको बोला गया पैलियोलिथिक पीरियड। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम, कह रहे हैं ये लंबा जो टाइम है, इज़ डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक, तो इसको लोअर, मिडल, अपर पैलियोलिथिक में डिवाइड किया हुआ है। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, ये जो लंबा समय है, कवर करता है 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, 99% ह्यूमन हिस्ट्री को ये स्पैन ऑफ टाइम कवर करता है। तो इसी के अंदर 99% हिस्ट्री है। इसके बाद आगे लिखा है द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस, कह रहे हैं वो पीरियड का, जब भी मैं पीरियड बोल रहा हूँ इसका मतलब होगा दो समय के बीच का समय, इसको पीरियड बोलते हैं। द पीरियड, वो पीरियड जब
वी फाइंड हमें मिलते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस, मतलब वातावरण के जो चेंजेस हैं वो समय जब हमें मिलते हैं वातावरण के चेंजेस बिगनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, जो शुरू होता है लगभग 12,000 साल पहले, टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, पिछले 10,000 साल तक, इज़ कॉल्ड द मेसोलिथिक। उसको मेसोलिथिक बोलते हैं, मिडल स्टोन। तो अब आपको समझ में आया होगा 12,000 साल पहले से और 10,000 साल पहले के बीच का समय, इसमें एनवायरमेंटल चेंजेस देखने को मिले, तो इसको बोला गया मेसोलिथिक। स्टोन टूल्स फाउंड, कह रहे हैं जो स्टोन टूल्स थे, पत्थर के औजार, फाउंड जो मिलते थे ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, आर जनरली टाइनी, वो आमतौर पर छोटे छोटे होते हैं, एंड आर कोल्ड, और इनको कहा जाता है माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक, वो फंसे हुए होते हैं, फंसे हुए थे, प्रोबेबली मतलब शायद, ऑन टू हैंडल्स ऑफ बोन, तो जो बोन है हड्डी या वुड है, इनके जो हैंडल बनाए जाते थे उन पर लगे होते थे ये। तो माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक, वो फंसे हुए होते थे ऑन द हैंडल्स, या लगे होते थे हैंडल्स पर। हैंडल कौन से? हड्डियों वाले और वुड वाले। टू मेक टूल्स, टूल्स बनाने के लिए, सच एज जैसे कि सॉज एंड सिकल्स। तो सो भी एक औजार का नाम है, सिकल्स भी एक औजार का नाम है, इन पर माइक्रोलिथ्स लगे होते थे। और ये सॉज और सिकल्स क्या होते हैं, आप इमेज से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, गूगल करके आप देख सकते हैं। एट द सेम टाइम, और उसी समय, ओल्डर वेराइटीज़ ऑफ टूल्स, और जो पुरानी वेराइटी थी टूल्स की, कंटिन्यूड टू बी इन यूज़, वो यूज़ में रही, मतलब जो उससे भी पहले यूज़ किए जाते थे टूल्स, उनकी अलग अलग वेराइटी, वो यूज़ होते ही रहे। द नेक्स्ट स्टेज, अगली स्टेज, फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 साल पहले के बाद, मतलब और उससे अगली स्टेज आती है, तीसरी स्टेज। अब 10,000 ईयर अगो के बाद का समय इज़ नोन एज द नियोलिथिक, उसको नियोलिथिक बोलते हैं। नियो मतलब होता है न्यू, न्यू पीरियड, न्यू एज, तो इसको न्यूलिथिक बोलते हैं। व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन? आपको क्या लगता है कि क्या मतलब है इस टर्म का? वी हैव ऑल्सो मैंशनड, हमने जिक्र भी किया है, द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस का। यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी मोर प्लेसेस, आप फाइंड करेंगे नेम्स, नाम और भी जगहों का, इन लेटर चैप्टर्स, बाद वाले चैप्टर्स में। वेरी ऑफन, अक्सर, वी यूज़ प्रेजेंट डे नेम्स, हम प्रेजेंट डे वाले जो नेम्स होते हैं जगहों के, ऑफ द प्लेसेस, वेयर, जहाँ, पीपल लिव्ड इन द पास्ट, जहाँ पे लोग रहते थे पास्ट में। तो कह रहे हैं कि हम अक्सर प्रेजेंट जो प्लेसेस के नेम है वो यूज़ करते हैं, और कौन सी प्लेसेस जहाँ पे पुराने वाले लोग रहते थे उनकी प्लेसेस को तो कुछ और बोलते होंगे, बट हम अपनी प्रेजेंट वाले नेम यूज़ करते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते हैं, व्हाट दे कॉल्ड दैम, वे उनको क्या बोलते थे, उन जगहों को। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको सब, और आप मैप में भी देख सकते हैं। अब आपको समझ में आया होगा पैलियोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक, मेगालिथिक साइट्स, तो ये सारे आप देख लीजिएगा, जो भी हिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं, जो भी रंग ये दे रखे हैं, ये नियोलिथिक वाली कौन कौन सी हैं, ये, तो ये नियोलिथिक हैं, 10,000 अगो से जो हैं। तो 3 पीरियड आपको समझ में आ गए। पहला पैलियोलिथिक, तो कम से कम ये होता है 20 लाख साल पहले, और पिछले 12,000 साल पहले तक। इसके बाद अगला जो आया जिसमें एनवायरमेंटल चेंज देखने को मिली, वो था मेसोलिथिक, 12,000 से 10,000 ईयर्स अगो के बीच का टाइम। फिर आया नियोलिथिक, और ये होता है 10,000 अगो वाला टाइम। तो इसके आगे अब पढ़ते हैं, तो एक पैराग्राफ, एक पेज और, फिर हम इसको फिनिश करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि मैं आगे भी इसको पढ़ाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी मैं अगला पार्ट इसका बनाऊंगा। इसी चैप्टर के अभी 5-6 पेजेस और भी हैं, बट इतना लंबा नहीं पढ़ाऊंगा, तो अगली वीडियो में देखेंगे। अगर चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और इंग्लिश सीखना है तो आप मेरे ऐप को, कोर्स को ज्वाइन जरूर कर लें, बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप के अंदर। तो लिखा है अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, बदलता एनवायरनमेंट। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, लगभग 12,000 साल पहले, देयर वर मेजर चेंजेस, कुछ बड़े बड़े बदलाव हुए, इन द क्लाइमेट, वायुमंडल में, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। विद अ शिफ्ट,
वो शिफ्ट हुआ। तो वेदर पहले कुछ और था और वो वेदर शिफ्ट हुआ विद अ शिफ्ट। कहाँ पे कैसे शिफ्ट हुआ? टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस, मतलब गर्मी बढ़ गई। तो शिफ्ट टू समथिंग, इसका मतलब पहले कुछ और था और शिफ्ट हो गया वो टू इसमें वार्म कंडीशंस में, रिलेटिवली यानी कि तुलनात्मक रूप से, कंपैरेटिवली। इन मैनी एरियाज, बहुत एरियाज में, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड्स। तो बहुत सारे एरियाज में ये जो चीज़ हुआ, ये जो शिफ्ट हुआ, वार्म कंडीशंस आई, तो इसने लेड किया, वो लेकर गई किसकी तरफ? डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड, मतलब घास उगने शुरू हो गए। दिस इन टर्न, फिर ये आगे जाकर लेड टू, फिर इसने आगे जाकर और क्या किया? एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, जो हिरन थे उनकी संख्या को बढ़ाया। एंटेलोप, ये भी एक तरह का हिरन की तरह दिखता है, आप ये भी गूगल करके देख सकते हैं एंटेलोप किसको बोलते हैं। तो इनकी संख्या भी बढ़ी, गॉट की, शिप की, पशुओं की, कैटल की। तो इन सब की संख्या बढ़ी। दैट इज़ एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, वो जानवर जो जीवित रहते हैं घास पर, ठीक है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन, सर्वाइव जीवित रहना, ऑन ग्रास घास पर। तो इसके बाद वैसे तो ये सारी चीज़ें रिलायबल नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ कि अचानक से घास उगने लगी, तो पहले भी होती थी घास। तो हिस्ट्री में इसीलिए नहीं पढ़ाता हूँ, रीज़न यही है कि हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। मैं तो विश्वास नहीं करता हूँ, कुछ चीज़ें ठीक हैं पर सारी नहीं। जैसे बोलते हैं कि हमारे पूर्वज पहले बंदर थे, टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। अब आप खुद सोच के देखो कि जो हमारे पूर्वज बंदर थे, आधे बंदर बंदर रह गए, आधे बंदर इंसान हो गए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर बदलाव होता तो सारे बंदर ही इंसान बनते, अगर बंदर थे तो। इन रियलिटी हमारे जितने भी स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स हैं, वहाँ पे भी लिखा है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो हर चीज़ का जोड़ा बना। इंसान भी सीधा उतारे गए धरती पर, उसका एक जोड़ा बना। हिंदुइज्म में आता है मनु और सतरूपा, और बाइबल में, कुरान में आता है आदम और हवा। इसका मतलब है हर चीज़ का जोड़ा बना। जो ये बोलते हैं कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, तो ना अंडा आया ना मुर्गी आई, मुर्गा मुर्गी का जोड़ा आया। हर चीज़ का जोड़ा आया, तब जाके आगे आगे सब चीज़ इवॉल्व हुई। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, इंसान ही थे, हम इंसान से ही इवॉल्व हुए हैं, बस इतना सा फ़र्क है। वो जंगल में रहते थे, और ऐसा भी नहीं है कि जंगल में रहने वाले वो अनपढ़ थे, हंटिंग ही करते थे। वो सभी लोग शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी है, जैसे आजकल चलता है। तो ज़्यादातर उस टाइम शाकाहारी थे, पेड़ से खाते थे, और वही चीज़ें हैं। बाकी आपको जब आप वेद पुराण सब पढ़ेंगे और मेडिटेशन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें, रियलिटी आपके सामने आती जाएगी। अभी चलो हम उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो फोकस करना है स्टडी पर। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। बट ये मत सोचना कि आपके पूर्वज बंदर थे। जिनके पूर्वज बंदर थे वो बंदर ही रहेंगे, और जिनके पूर्वज इंसान थे वो इंसान ही हैं। तो आप सोच लो कि आपके पूर्वज कौन थे। तो अभी हमारा ये बस लास्ट पैराग्राफ है। दोज वे हु हंटेड, जो शिकार करते थे, दीज एनिमल्स, इन जानवरों का, नाउ अब फॉलोड दैम, अब वो उनका पीछा करते। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, वो उनके खाने पीने की हैबिट्स को सीखते। एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स, और उनके प्रजनन करने के सीज़न को। ब्रीडिंग मतलब होता है बच्चे जो पैदा वगैरह होते हैं, उनको ब्रीडिंग सीजन बोलते हैं, प्रजनन हिंदी में। तो उनको पता चलता है उनके बारे में। इट इज़ लाइकली दैट, मतलब संभावना है कि दिस, ये जो चीज़ है उनके बारे में लर्न करना, हेल्प्ड पीपल, उस चीज़ ने लोगों की मदद करी, टू स्टार्ट थिंकिंग, सोचने में, अबाउट हर्डिंग, कि वो उनको इकट्ठा करें, उनका समूह बनाएं, उनको पालें। एंड रियरिंग, और उनको चराएं, दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स को, देमसेल्व्स, खुद। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट, फिशिंग भी इम्पॉर्टेंट बन गई। और ये है हमारा लास्ट पैराग्राफ। इसके बाद फिनिश। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, तो जो फार्मिंग है उसकी शुरुआत कैसे हुई, हर्डिंग उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो कह रहे हैं दिस वॉज ऑल्सो ए टाइम, ये भी एक समय था, वैन, जब, सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस, जो ग्रेन बियरिंग, ग्रेन मतलब अनाज, बियरिंग मतलब पैदा करने वाले, ग्रासेस तो अनाज पैदा करने वाले जो घासेस थे। कह रहे हैं कि ये भी समय था जब कुछ घास, अनाज पैदा करने वाले जो घास थे, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है वीट, बार्ले एंड राइस, ग्रू नेचुरली, वो प्राकृतिक रूप से ग्रो होने लगे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो उप महाद्वीप हैं उनके डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स में वो अपने आप पैदा होने लगे।
कह रहे हैं नेचुरली, ऐसा नहीं है, पहले भी थे। मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स, कह रहे हैं आदमी, औरत और बच्चे प्रोबेबली शायद कलेक्ट करते इस अनाज को एज फूड के रूप में, एंड लर्नड और सीखते वेयर दे ग्रू, और इन्होंने मतलब सीखा कि वे कहाँ उगे, एंड व्हेन दे राइपन, कि वो कब पकते। राइप मतलब पकना। दिस मे हैव लेड देम, तो ये चीज़ लेकर गई होगी उनको, टू थिंक, इस सोचने पर, अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स, पौधे उगाने के लिए, मतलब इस थिंकिंग को पैदा किया होगा इस चीज़ ने कि पौधे उगाएंगे ऑन देयर ओन, खुद से। इन दिस वे, इस तरह से पीपल बिकेम फार्मर, लोग फार्मर बन गए। अब ऐसा नहीं होता है, फार्मर सदा से रहा है इंसान। इसके बाद पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट, लोग अट्रैक्ट कर सकते थे, एंड देन और टेम, और उनको पालतू बना सकते थे, किसको, एनिमल्स को, बाय लिविंग फूड, खाने को छोड़कर, फॉर देम, उनके लिए, नियर देयर शेल्टर्स, उनके आश्रयों के पास। कह रहे हैं लोग अट्रैक्ट कर सकते थे और फिर उनको टेम कर सकते थे, किनको, जानवरों को। टेम मतलब पालतू बनाना। कैसे, बाय लिविंग फूड, खाने को छोड़कर, खाना वो फेंक देते ताकि वह जानवर वहाँ अट्रैक्ट हो, तो फॉर देम मतलब जानवरों के लिए, और कहाँ फेंकते थे, नियर देयर शेल्टर्स, अपने घरों के आसपास। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, पहला जानवर टू बी टेम्ड, जिसको पाला गया, तो ये टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, जिसको पाला गया, वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर, वो जंगली पूर्वज था, ऑफ द डॉग, कुत्ते का। तो कुत्ते का जंगली एंसेस्टर मतलब पूर्वज, वो कुत्ते का था। लेटर, बाद में, पीपल एनकरेज्ड एनिमल्स, लोगों ने प्रोत्साहित किया, एनकरेज को, जानवरों को, दैट वर रिलेटिवली जेंटल, जो तुलनात्मक रूप से कोमल थे, जेंटल थे, टू कम नियर द कैंप्स, कैंप्स के नियर आने में, वेयर दे लिव्ड, कौन से कैंप्स, वेयर दे लिव्ड, जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ पर। तो उन्होंने उन जानवरों को एनकरेज किया, थोड़ा सा उनका मनोबल बढ़ाया और उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित किया। कौन से जानवर, जो रिलेटिवली, तुलनात्मक रूप से थोड़े कोमल थे और जो कैंप्स के पास आ जाते थे, वो कैंप्स जहाँ पर वो लोग रहते थे। दीज एनिमल्स, ये जानवर, जैसे कि शीप, गोट, जो भेड़ हैं, बकरी हैं, कैटल, पशु, एंड ऑल्सो द पिग, लिव्ड इन हर्ड्स, जो झुंडों में रहते थे। हर्ड मतलब झुंड, तो कह रहे हैं कि ये एनिमल, जैसे कि ये सब झुंड में रहते थे, एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और ये ज़्यादातर घास खाते थे। ऑफन, अक्सर, पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स, अक्सर लोगों ने रक्षा करी इन जानवरों की, फ्रॉम अटैक्स, जो अटैक्स होते थे, बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स, दूसरे जंगली जानवरों से, तो उनकी रक्षा करी। दिस इज़ हाउ, इस तरह से, दे बिकेम हर्डर्स, वे उनको इकट्ठा समूह में करने वाले बने। हर्डर्स मतलब हो गए चरवाहे जो इकट्ठा करते हैं जानवरों को। तो लास्ट लाइन इज़, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजंस, क्या आप किन्हीं भी रीजंस को सोच सकते हो कि वाई, क्यों, डॉग वॉज परहैप्स, डॉग शायद था, फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, जिसको पाला गया, ऐसा क्यों था। तो ये थे गाइज़ हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो इसमें बहुत सारे अच्छे वर्ड स्ट्रक्चर यूज़ हुए हैं, और बिलीव मी, जिसने मेरे कोर्स से इंग्लिश को सीखा होगा वो सेल्फ भी पढ़ सकता है, लेकिन शर्त ये है कि आपको कोर्स ज्वाइन करके सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप अब तो सोच लोगे हाँ मुझे समझ आ रहा है, लेकिन जब तक खुद नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। मैं आपको अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपको एक मछली तो दे सकता हूँ कि भाई ये लो खा लो, लेकिन उससे बेटर होता है कि मैं आपको मछली पकड़ना ही सिखा दूं, ताकि आप अपने आप मछली पकड़ के अपना पेट भर सको। और यहाँ पे मछली का मतलब मछली नहीं है, ये जस्ट एक कहावत है कि डोंट गिव अ फिश टू समवन, रादर टीच हिम हाउ टू कैच फिश। तो किसी को मछली देने से अच्छा उसको सिखा दो कैसे पकड़ी जाती है, ताकि वो खुद सर्वाइव कर सके। मछली मतलब मछली नहीं है, किसी काम की बात हो रही है, उसको काम सिखा दो ताकि आप खुद भी कर सको। तो मैं आपको ये लेसन दे रहा हूँ, इसका मतलब मैंने आपको दे दिया, एक थोड़ा सा काम चल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये सिखा दूँ कि कैसे ये सब किया जाता है, तो आप जीवन भर अपने आप कर पाएंगे। तो आप इसके लिए बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप को डाउनलोड करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर प्ले स्टोर में जाइए, टाइप करें बिकम इंग्लिश चैम्पियन। वहाँ पे मेरा 1 ईयर का कोर्स है,
प्राइस है जस्ट 599 रुपीज़, और उसको अभी ज्वाइन करें। और इसके आगे का अगर आपको ये सारा और पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको ये पूरा चैप्टर आगे भी पढ़ा दूंगा, जिससे आपकी हिस्ट्री भी हो जाएगी। इंग्लिश की तो तैयारी हो ही रही है। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में।